पेपर नहीं लाए, कोई दिक्कत नहीं, पेज में लिख लो। कहां तो गए थे इतना, हम लोगों का वैसे ही बहुत पीछे चल रहा है थोड़ा सा। नहीं हुआ क्या अभी तक? हाँ, शांत। हिस्ट्री मैंने कितनी दे दी थी? तू दे दी थी क्या? चलो शांत, बहुत सारा बाकी है अभी। चलो क्या करना, बस बात नहीं करो। तो अगला पार्ट देखते हैं, मैग्निफिकेशन। ये मैंने बता दिया था शायद से। ध्यान देना, दो टाइप के मैग्निफिकेशन होते हैं, शांत, ट्रांसवर्स। ठीक है, आराम से। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन अपन लोगों ने प्रूफ किया था क्या? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन प्रूफ किया था क्या? प्रूफ नहीं किया था ना। चलो वो तो अपन इन जनरली बात कर लेते थे ना, एच से। इसका हाइट 3h है, इसका 2h है, तो 2/3 होगा, ऐसे ना। चलो ठीक ना। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होता है? अगर मान लो कोई मिरर है और कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो प्रिंसिपल एक्सिस के कैसा है, परपेंडिकुलर। ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ रहा है? ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट जो है वो इस एक्सिस के कैसा है, परपेंडिकुलर। तो जैसे मान लो ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस होता तो ऑब्जेक्ट ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। सोचो ये भी तो इसके परपेंडिकुलर ही है, ये भी इसके परपेंडिकुलर है। ये सारी पोजीशंस तुम्हारी क्या होती है, ट्रांसवर्स। ये सारी पोजीशंस तुम्हारी कौन सी होती है, ट्रांसवर्स। तो इस डायरेक्शन में जो मैग्निफिकेशन आएगा, इस डायरेक्शन में जो मैग्निफिकेशन आएगा, ऑब्वियसली हमने बात किया था, अगर ऑब्जेक्ट का हाइट h है और इमेज का हाइट अगर मान लो कितना होता, h डैश। बोलो, तो इमेज का हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट का हाइट, यही तो मैग्निफिकेशन होता है। सोच लो, अपन मैग्निफिकेशन डिफाइन कैसे करते हैं, इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। तो इमेज की हाइट अगर h डैश है और ऑब्जेक्ट की हाइट अगर कितनी है, h है, तो यही होगा। और इसको डिफाइन करने के लिए याद करो, हम लोगों ने सिमिलर ट्रायंगल का यूज किया था। ये अगर थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा। तो ये दोनों ट्रायंगल्स तुम्हारे कैसे होंगे, सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल्स तुम्हारे कैसे होते हैं, सिमिलर। तो इनके हाइट का रेशियो वही होगा जो इनके बेसिस का रेशियो होगा। और ये तुम्हारा क्या आता था, v, और ये तुम्हारा क्या आता था, u। तो इनके हाइट्स का रेशियो वही होगा जो इनके बेसिस का रेशियो होता। तो h डैश और h का रेशियो वही होगा जो v और u का रेशियो होगा। बस क्वेश्चन उठता है प्लस माइनस का क्या। ठीक है, तो माइनस इसलिए क्योंकि देखो इस केस में v भी नेगेटिव, u भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव, u भी नेगेटिव, तो h डैश अपॉन h कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। पर साफ दिख रहा है कि इमेज कैसी बनेगी, उल्टी। तो हमें क्या देना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा माइनस। मीन्स ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हमेशा कितना आता है अपना, -v/u। ना, किसी भी मिरर में जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आएगा वो हमेशा कितना आएगा अपना, -v/u ही आएगा। बोलो कुछ तो। अगला अपना आता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन नाम से कि अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रख दिया जाए, अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग अगर रख दिया जाए एल लेंथ का, तो इसका जो इमेज होगा वो कितने साइज का होगा। मैं क्या करूं,
अगर कोई ऑब्जेक्ट समझ गए ना प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग अगर रख दिया जाए तो इसका लेंथ कितना होगा, ये तुमसे मान लो पूछा जा रहा है। और मान लो मैं ये assumption मान के चल रहा हूं दैट L इज वेरी मच लेसर देन फोकल लेंथ। L तुम्हारा काफी छोटा है किससे, इस मिरर के फोकल लेंथ से, ठीक है ना। अब गौर करना, तो चूंकि समझना ये ऑब्जेक्ट का साइज काफी छोटा है, ठीक है ना, तो मान लेते हैं इसका जो सेंटर होता उसका डिस्टेंस मिरर से कितना होता u, मान ले, ये मान लेते हैं इसका जो ये वाला एंड होता, ये वाला जो एंड होता इसका मिरर से कितना डिस्टेंस होता u होता, बोलो कुछ तो इसका जो इमेज बनता, इसका जो इमेज बनता इस बी पॉइंट का, वो लेट सपोज कुछ यहां बनता बी डैश पे, मान लेते इसका मेरे इमेज जो बनता वो कहां बनता, बी डैश पे बनता। अब क्वेश्चन उठता है बी का इमेज तो बी डैश बन गया, ए का इमेज कहां बनेगा, ए का इमेज कहां बनेगा। तो ए का इमेज सोचो जहां भी बनता, जरा सोचो ए के लिए जो डिस्टेंस यूज करते, ए के लिए जो डिस्टेंस यूज करते वो कौन सा यूज करते, u प्लस एल, बोलो। और सोचो एल काफी छोटा है, एल कैसा है, काफी छोटा, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए का जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो कुछ u प्लस du है। जो u में हल्का सा तुमने चेंज किया du का, u में हल्का सा तुमने चेंज किया du का, तो इस du की वजह से v में जो चेंज आया होगा वो dv का आया होगा। जो इमेज का जो डिस्टेंस था b का वो मान लेते कितना होता, इनिशियली v होता। तो अगर तुमने u को हल्का सा बढ़ाया du करा, u प्लस का कितना du, तो उस वजह से जो इमेज है वो सोचो कुछ dv लेंथ आगे खिसक गया होगा, अंदर ये मैं बना बड़े बड़े रहा हूं बट ये लेंथ काफी छोटे हैं, ठीक है ना। u में अगर तुमने हल्का सा चेंज du का किया उस वजह से इमेज में हल्का सा चेंज dv का आएगा। तो ये जो dv का जो चेंज है यही तो सोचो ऑब्जेक्ट की लेंथ होती। तो क्या हम स्मॉल चेंज इन u की वजह से जो स्मॉल चेंज इन v आएगा क्या हम वो निकाल सकते हैं, स्मॉल चेंज इन u की वजह से जो स्मॉल चेंज इन v आता क्या हम वो निकालना जानते हैं। बहुत पहले की क्लास याद करो 11th पे, अगर मान लो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है 4/3 पाई r क्यूब, अगर तुमने रेडियस ऑफ स्फीयर r से बढ़ा दिया r प्लस का कितना dr, तो तुमने रेडियस में dr का चेंज किया, तो रेडियस में dr का चेंज करने की वजह से वॉल्यूम में जो छोटा सा चेंज आएगा, जो रेडियस को तुमने r से dr बढ़ा दिया वॉल्यूम भी तो हल्का सा बढ़ गया होगा। तो जो वॉल्यूम में जो चेंज आएगा याद करो वो करने के लिए हम लोग दोनों साइड क्या करते थे, डिफरेंशिएट। v का डेरिवेटिव कितना आएगा dv 4/3 पाई r क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा 3r स्क्वायर इंटू कितना dr। तो जो स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू कितना d। तो स्मॉल चेंज इन r की वजह से जो स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम आता वो देखो हम इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। मैम मैं क्या कर सकता हूं, मींस अगर हमें किन्हीं भी दो वेरिएबल में अगर कोई रिलेशन पता है, किन्हीं भी दो वेरिएबल में अगर तुम्हें रिलेशन पता है, तो एक वेरिएबल में स्मॉल चेंज की वजह से दूसरे वेरिएबल में जो स्मॉल चेंज आएगा हम वो भी बता सकते हैं। इस वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आता है, कितना आता है ए क्यूब। तो अगर मैं ए में अगर स्मॉल चेंज करूं तो वॉल्यूम में जो स्मॉल चेंज आएगा वो कितना आएगा, कैसे निकालूं, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा dv, ए क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा 3a स्क्वायर इंटू कितना dA। तो अगर तुमने साइड लेंथ में हल्का सा चेंज किया तो उस वजह से वॉल्यूम में जो हल्का सा चेंज आता वो मैं डायरेक्टली यहां से बता सकता हूं। तो थोड़ा बताया समझ में आया। अगर तुम्हें दो वेरिएबल्स में रिलेशन पता है तो एक में स्मॉल चेंज की वजह से दूसरे में जो स्मॉल चेंज आएगा हम वो बता सकते हैं। तो जरा इसको भी यहां फील करो, तुमने u को चेंज किया u प्लस du,
प्लस डी यू से। तो जो v में स्मॉल चेंज आएगा वो कितना होगा, वो कैसे निकाले बताओ। तो क्या हमें u और v में कोरिलेशन बताया क्या, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू कितना 1/f। तो बताओ u में स्मॉल चेंज की वजह से v में जो स्मॉल चेंज होगा वो कैसे निकाले, मतलब du पता है तो dv कैसे निकालें, du पता है तो dv कैसे निकालें, नहीं आ रहा क्या, डिफरेंशिएट करते, तो डिफरेंशिएट करते तो 1/u का डेरिवेटिव कितना आएगा -1/u² इंटू du, 1/v का डेरिवेटिव कितना आएगा -1/v² इंटू dv। क्या फोकल लेंथ चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो dv कितना आएगा माइनस का v² इंटू कितना du। और जरा सोचो dv अपॉन du, यही तो क्या है इमेज की लेंथ, सोचो इमेज की लेंथ, ये क्या है ऑब्जेक्ट की लेंथ, और ये क्या है -v²/u²। इमेज की लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट की लेंथ, सोचो यही तो मैग्निफिकेशन होता है। दिस इज बेसिकली m लॉन्गिट्यूडनल। प्रोसेस नहीं समझ में आया हो तो सीधा फॉर्मूला रट लो। मीन्स जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है वो सीधा कितना होता है माइनस का v²/u²। लग नहीं रहा होगा, है ना। मीन्स अगर इसका लेंथ अगर l होगा तो इसका लेंथ कितना होगा माइनस का v²/u² इंटू कितना l। माइनस समझना क्यों आया, थोड़ा सा माइनस क्यों आया, माइनस क्यों आया, बिल्कुल। तो ए बी की डायरेक्शन सोचो यहां थी, बोलो, तो ए बी लेफ्ट टू राइट था, यहां जो ए बी होगा वो ध्यान देना राइट टू लेफ्ट होगा। हमारा ए बी की डायरेक्शन ये थी तो यहां ए बी की डायरेक्शन ये, मीन्स ऑब्जेक्ट में ध्यान देना क्या जाता है लैटरल इन्वर्जन। इस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। और सोचिए हर मिरर की प्रॉपर्टी होती है, हर मिरर में ऐसा होता है, प्लेन मिरर में भी याद करो ऐसा होता था, याद करो प्लेन मिरर में भी तो ऐसा होता था। अगर तुम अगर यहां ऑब्जेक्ट रखोगे बी तो इसका इमेज कुछ ऐसा बनेगा ना। क्या हो रहा है जो फोटो इधर है वो ऐसी बन गई। मिरर्स हमेशा तुम्हें ध्यान देना लैटरल इन्वर्जन देते हैं, आ रहा है। तो ना ट्रांसवर्सल मैग्निफिकेशन -v/u है, तो ध्यान देना ये पॉजिटिव भी आ सकता है, ये चीज पॉजिटिव भी तो हो सकती है, तो जो v नेगेटिव हो जाए u पॉजिटिव हो जाए, बट ये ध्यान देना हमेशा नेगेटिव होगा, दिस विल बी ऑलवेज नेगेटिव। मींस लैटरल इन्वर्जन हमेशा ही आना है। लैटरल इन्वर्जन चाहे तुम ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो, इमेज कहीं भी बने, लैटरल इन्वर्जन तो आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ट्रांसवर्स में इन्वर्जन आना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट लैटरल इन्वर्जन तो हमेशा आएगा। सोच पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं, लैटरल इन्वर्जन हमेशा आएगा। थोड़ा सा सो बोलो, बट शायद सिन मारा होगा ये फॉर्मूला कब ट्रू है, कब ट्रू है ना, जब ऑब्जेक्ट का साइज काफी छोटा हो, जब ऑब्जेक्ट का साइज काफी छोटा हो फोकल लेंथ से, जैसे अगर मान लो फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है तो ऑब्जेक्ट का साइज 1 या 2 सेंटीमीटर तक हो, 1 या 2 सेंटीमीटर तक हो, 5 सेंटीमीटर तक अगर होगा समझ गए ना, ऑब्जेक्ट का साइज काफी बड़ा हो गया, समझ गए, तो फिर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। लग नहीं रहा बिल्कुल आया, बाबा जला थोड़ा तो क्या
क्वेश्चन लगे, क्या हो गया? चलो गौर करना। और एक मिरर है, ये मैं मार्किंग कर रहा हूं, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, शांत, मान होता 40 का, फोकल लेंथ होता 30। ड्रॉ इमेज, ड्रॉ, ठीक है, डायमेंशन देने पड़ेंगे मेरे को। ये मान लो था 0.2 सेंटीमीटर का, चांद, ये होता मान लो 0.1 सेंटीमीटर का। चलो ठीक है, बताओ शुरुआत कैसे करें, शुरुआत कैसे करें? तो ऑब्जेक्ट पता है, तो पहले देख ले इमेज कहां आएगा। ऑब्जेक्ट कहां है, देखो 0.1 को भी नेग्लेक्ट करो। ऑब्जेक्ट मान लो कहां रखा है, 40 पे। ऑब्जेक्ट का रखा है 40 पे, 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी इक्वल टू कितना, 1 बाय एफ। तो 1 बाय वी इक्वल टू कितना आएगा, -1 बाय कितना 30 प्लस 1 बाय कितना 40, कितना आएगा -1/120। तो v कितना आ गया -120। मीन्स इमेज का बनेगा 120 पीछे, बोलो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बताओ कितना आएगा, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कितना आएगा, -v/u। और ध्यान देना विद साइन कन्वेंशन, सारे फॉर्मूले हम लोग बात कर रहे हैं विद साइन कन्वेंशन। विद साइन कन्वेंशन की अगर बात करें तो माइनस का v कितना है, माइनस का 120, u कितना बताओ, माइनस का 40। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कितने का आ गया, -3 का। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन -3 क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट इरेक्ट होगा इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है। तो इमेज कहां बन रही है, सॉरी 120 पे ना। चलो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कितना आएगा, माइनस का v²/u²। तो कितना, माइनस का 120 बाय कितना 40 का कितना होल स्क्वायर, मतलब कितना आएगा -9। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कितने का आएगा, 9 का। नेगेटिव मतलब पलट जाएगा। तो बताओ इमेज की फोटो कैसे बनाऊं, इमेज की फोटो तो किधर बनती, 120 पे बनेगा। तो इमेज की फोटो बनेगी 120 पे, तो यहां से इमेज बनना स्टार्ट होगा। यहां क्या पॉइंट था, बी, तो यहां क्या आएगा बताओ, बी डैश। यहां क्या आएगा, बी डैश। इसकी लेंथ अगर 0.2 है तो बताओ इमेज की हाइट कितनी होगी, ये हाइट अगर 0.2 है तो इमेज की हाइट कितनी होगी, जल्दी बोलो यार। ये 0.2 है और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कितने का है, 3 का। तो 0.2 का 3 गुना कितना आएगा, 0.6। और चूंकि इन्वर्टेड होना है, इन्वर्टेड होना है तो पक्का कैसा आएगा, नीचे कितना ऐड का, 0.6 का। ये लेंथ 0.1 है, ये कौन सी डायरेक्शन, ट्रांसवर्स की लॉन्गिट्यूडनल। तो 0.1 है, तो इसका मैग्निफिकेशन कितना है, 9 का। तो 0.1 का 9 गुना कितना आएगा, 0.9। लेंथ 0.9। लो क्या आएगा तुम्हारा, कितना ए डैश, और ये तुम्हारा क्या आएगा, सी। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या बच्चे, सॉरी मैंने क्या कर दिया, सॉरी 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 सॉरी, मैंने पलटा नहीं क्या, हाँ उल्टा हो जाएगा ना। ए भी ऐसा है तो अब ए भी ऐसा बनेगा ना, मीन्स बी डैश इधर बनेगा, ए डैश इधर बनेगा। 0.9 होगा, ये तुम्हारा कितना होगा, 0.6 होगा।
शांत, नहीं है क्या? और देखे, बात कम करो। मान लो अपना कॉन्वेक्स मिरर है, तो फोकल लेंथ कितना है? 40। बड़ा सा स्क्वायर फ्रेम रखा हुआ है, तो ये जो एंड है अपना, ये किस पे? 20 पे। और ये जो एंड है वो किस पे? 40 पे। और इसका जो लेंथ है वो अपना मान लेते कितना होता? 5 होता। करता हूं ए बी सी डी, ड्रॉ इमेज, ड्रॉ इमेज। तो ये बताओ, क्या इसमें लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा? इसमें लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा ना, क्योंकि ये लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर। या 20 सेंटीमीटर 40 के सामने नेग्लिजिबल है क्या? नहीं है ना। यहां सिंपली क्वेश्चन क्या हो गया? दो अलग अलग क्वेश्चन मानो, एक ऑब्जेक्ट रखा है 20 पर और एक ऑब्जेक्ट रखा कहां पे? 40 पर। दो अलग अलग क्वेश्चन मान लो। पहला ऑब्जेक्ट मैं ऐसे मान लू, बीसी वाला, और दूसरा ऑब्जेक्ट मानूंगा मैं कौन सा? एडी वाला। मैं क्या कर रहा हूं? तो पहले बी की इमेज देखते हैं। पहले हम देखते हैं किसकी? बी की इमेज। तो बी की इमेज कहां बनेगी? तो बी की इमेज कहां बनती? तो 1/u, 1/u पता नहीं आता, प्लस 1/v निकालना है, 1/f प्लस 40 की माइनस 40, प्लस 40 की माइनस 40, प्लस 40। तो 1/v इक्वल टू कितना? 1/40 प्लस 1/20, 40 20 60, बोलो तो कितना आएगा? 40/3। तो v किस पे आया बताओ? 40/3 पे। पहला आया। दूसरा पॉइंट कौन सा है? ए। ए की इमेज देखते कब बनता? शांत, ए की इमेज। तो ए की इमेज के लिए u कितना यूज करोगे? 40, 1/40 प्लस 1/v इक्वल टू कितना? 1/40। यहां से v कर लोगे ना अब तो डायरेक्टली निभाएगा 20 पे। और 20 देखना 40/3 से दूर होता है। 40/3 से क्या होता है? दूर। तो अगर मैं इमेज की बात करूं, यहीं पे कर दूं जरा सोचो, बी की इमेज कहां आ रही है? 40/3 पर। बी की इमेज बी डैश आ रही है 40/3 पे, और ए की इमेज आ रही है इस पर 20 पे। यहां तक आया? बड़ा हो जाएगा। ए की इमेज आ रही है किस पे? 20 पे। ये तो अपने पता कर लिया, पता कर लिया। अब ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, और किस साइड एक्सटेंडेड है? ट्रांसवर्स में। तो इसकी हाइट तुम्हारी कितनी है? 5। तो 5 का जो मैग्निफिकेशन यूज होगा वो कितना यूज होगा इस वाले के लिए? तो बी का ऑब्जेक्ट 20 पर, इमेज 40/3 पर। तो v/u कितने का? 2/3 का। सोचो, दिस अपॉन दिस 2/3 है ना? नहीं सोच पा रहे क्या? तो 2/3, तो ये अगर 5 है तो ये कितना आएगा? 10/3। कितना आएगा? 10/, आना, ये कितना आएगा? सी डैश। पक्का? एडी का बताओ, एडी का क्या? ये 5 है, सॉरी ये कितने? 40 पे, ये कितने पे? 20 पे। तो v/u 1/2, ये 5 है तो ये कितना होगा? 5/2, और 5/2 मतलब 2.5, और ये कितना? 3.3। तो 2.5 देखो और छोटा ही होगा, 2.5 और छोटा ही होगा। नहीं आ रहा क्या? तो समझ में आ रहा है? ये अगर काइंड ऑफ रेक्टेंगल था तो क्या ये रेक्टेंगल बचेगा? इस साफ साफ दिख रहे रेक्टेंगल नहीं है, है कि नहीं है? क्वेश्चन बस एक है, अब इनको ज्वाइन कैसे करें? ज्वाइन कैसे करें? कर्व्ड स्ट्रेट लाइन की कुछ ऐसा,
इनको कर्व्ड में ज्वाइन करें, स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करें कि कैसे ज्वाइन करें? अब देखो, या तो एक ऑप्शन ये है कि जो बीच वाला पॉइंट होता, जो बीच वाला पॉइंट होता, उसकी हाइट निकाल लो, उसका मैग्निफिकेशन चेक कर लो। अगर वो एग्जैक्टली आधा आया, एग्जैक्टली 2.5 और इसका आधा आया, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, नहीं तो कुछ कर्व्ड होगा। चला मैंने क्या कहा? या दूसरा तरीका होता, अगर मैं एक पैरेलल रे भेजता जो डी और सी दोनों से पास करे, एक रे में इधर भेज दो, तो सोचो डी और सी, ये जो लाइन है, इसका जो मिरर इमेज होगा हमें वही तो निकालना है। और इसका मिरर इमेज, थोड़ा गौर करो, तो स्ट्रेट लाइन ही जाता, पीछे एक्सटेंड करते। मैंने क्या कहा? याद करो, किसी भी चीज की इमेज कैसे बनती है? जैसे ऑब्जेक्ट है ना, मुझे इस पॉइंट की इमेज चाहिए, तो इस पॉइंट की इमेज क्या होगा? यहां से एक रे भेजो, इधर भेजो, ये जहां जाएगा वहीं तो बनेगा। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है उसको पीछे एक्सटेंड करने पे जहां वो मीट करेगा वहीं तो इमेज बनती है। तो मैंने ये जो लाइन थी, मैंने कहा इसकी इमेज कहां बनेगी, तो मैंने इन दोनों से एक रे भेजी, टकराया, रिफ्लेक्ट किया, इसको पीछे एक्सटेंड करूंगा, तो सोचो जो सी और डी की जो इमेज होगी वो इसी लाइन पे तो लाई करनी चाहिए। इस पक्का ये तुम्हारा किस पे लाई करेगा? एक स्ट्रेट लाइन पे। जिला कुछ क्या हुआ? दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन। लग नहीं रहा बिल्कुल आया। सच में आ रहा नहीं आ रहा भाई? मान लो मैंने इसमें एक टर्म पूछा होता, फाइंड एरियल मैग्निफिकेशन, बात कम करो, फाइंड एरियल मैग्निफिकेशन। एरियल मैग्निफिकेशन क्या होना चाहिए? एरिया ऑफ इमेज, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? एरियल मैग्निफिकेशन। तो एरिया ऑफ इमेज क्या निकाल सकते क्या? एरिया ऑफ इमेज निकाल सकते नहीं निकाल सकते? ट्रेपेजियम है ना, ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू कितना? हाइट। और हाइट के लिए ये लेंथ यूज होगा, तो 20 माइनस का 40/3, 20 माइनस का कितना? 40/3, तो 60 माइनस 40, 20/3। और अपॉन क्या? ऑब्जेक्ट का एरिया। तो ऑब्जेक्ट का एरिया तो देखो सिंपल है, ये 20 पे, ये 40 पे, तो ये लेंथ कितना आएगा? 20। और हाइट कितनी है? 5। 20 इंटू कितना? 5। 20 से 20 कटता, बोलो है ना? यहां से कितना आएगा? 20 और 15, 35। 35/6, एक 1/2, एक 1/3, और बाई कितना? 5। 5 से कटता 7, बोलो 7/36, 7/36। और एरिया में पॉजिटिव नेगेटिव का कोई कंसेप्ट होता नहीं है। है ना? प्योर मैथ्स ही है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा है।
ठीक है। कुल मिला के दो टाइप के मैग्निफिकेशन होते हैं मिरर्स में भी, ट्रांसवर्सल और लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्सल मैग्निफिकेशन माइनस वी बाई यू, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन माइनस का वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। लैटरल इन्वर्जन मिरर्स में हमेशा होगा। लैटरल इन्वर्जन मतलब अगर ए बी अगर ऐसा है तो इमेज की डायरेक्शन ऐसी होगी। थोड़ा बताया। अगला कंसेप्ट देखें। अगला आते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ, ये भी नहीं हुआ ना। प्लेन मिरर में हुआ होगा वो, प्लेन मिरर के केस में हुआ होगा ना, स्फेरिकल मिरर में नहीं हुआ ना अभी। चलो अब स्फेरिकल मिरर्स में देखते हैं वेलोसिटीज कैसे काम करती हैं। क्या प्रयोग है? छाप लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है आज। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? बड़ा सिंपल से दो केस होते हैं। अगर ऑब्जेक्ट बड़ा साइज का है तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो, और अगर छोटे साइज का है तो डायरेक्टली लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कितना आएगा, माइनस वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। है ना? अगर प्रूफ नहीं भी समझ में आ रहा तो टेंशन मत लो, बस रिजल्ट ध्यान रखो, क्वेश्चन बनेंगे। है ना? प्रूफ की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आ रहा है? अगर प्रूफ नहीं समझ में आ रहे टेंशन मत लो, सीधा रिजल्ट याद रखो। ठीक है? बात नहीं करो। चला गए। वेलोसिटी ऑफ इमेज फर्स्ट किस लेते हैं, जब बस मिरर रेस्ट पे है, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू कितना, 0, और ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से स्टार्ट कर रहा है और उसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में वर्टिकल। ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। आ रहा है? चलो थोड़ा सा 11th में जो अपन ने रिलेटेड रेट्स पढ़ा था याद है, थोड़ा सा उसका कंसेप्ट यूज होगा। ठीक है, नहीं भी आता हो टेंशन मत लो, फाइनली रिजल्ट याद रख सकते हो, उससे काम चल जाएगा। ठीक है, बट मैं एक बार प्रूफ बता दूं, उसके बाद फिर अपन डायरेक्टली रिजल्ट यूज करेंगे। गौर करना, रिलेटेड रेट्स में हम लोगों ने क्या सीखा था, रिलेटेड रेट्स याद है? मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूं, इसको ना तू क्या शांत आराम से, चिल्लाओ नहीं, थोड़ा सा मैं याद दिलाता हूं। जैसे कि मान लो दो गाड़ियां हैं जो दो परपेंडिकुलर ट्रैक्स पे मूव कर रही हैं, एक गाड़ी इधर को जा रही है, एक गाड़ी इधर को जा रही है। ये मान लो जा रही है कुछ वी ए स्पीड से, ये कुछ जा रही है वी बी स्पीड से। तो मैं ये पता करना था इनके बीच का जो सेपरेशन है वो किस रेट से बदल रहा होगा, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो किस रेट से चेंज हो रहा होगा। तो पहला स्टेप अपना क्या होता था कि जो चीजें बदल रही होंगी उनको एक वेरिएबल असाइन कर दो। टाइम के साथ क्या ये लेंथ बदलेगा क्या, इसको एक वेरिएबल दे दो। टाइम के साथ क्या ये लेंथ बदलेगा क्या, इसको वाई असाइन कर दो। क्या टाइम के साथ ये लेंथ बदलेगा, बदलेगा ना, तो इसको एक वेरिएबल असाइन कर दो z। जो जो चीजें बदल रही हैं उनको सीधा एक वेरिएबल असाइन कर दो। अंदना अगर तुमने नहीं भी पढ़ा तब भी समझ में आ जाएगा, कोशिश करोगे तो, है ना, बैठे मत रहो। तो जो जो टाइम के साथ बदल रही है उनको एक वेरिएबल असाइन करते। अब गौर करो,
ये लेंथ जिस रेट से बदल रहा होगा उसी रेट से तो ये गाड़ी आगे जा रही होगी। जिस रेट से ये लेंथ बदलेगा उसी रेट से ये गाड़ी आगे जाएगी। मींस इनडायरेक्टली सोचो, देने वाला तुम्हें ये इंफॉर्मेशन देना चाहता है कि dx/dt ही pa है। पढ़ाया। और ये गाड़ी जिस रेट से आगे जाएगी उसी रेट से सोचो ये लेंथ चेंज होगा। मींस dy/dt ही तुम्हारा क्या है, vb है। dy/dt ही तुम्हारा क्या है, vb है। और हमसे पूछा क्या क्या है, इनके बीच का जो सेपरेशन है जो कि z है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है। तो ये तो पूछा गया, मींस dz/dt तुमसे पूछा गया। बहुत याद आया। पहला स्टेप, टाइम के दौरान जो जो चीजें बदल रही होंगी सबको एक वेरिएबल नाम दे दो। अब जो भी वेलोसिटीज गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग सोचो वो किस किस का d/dt तुम्हें देना चाहता है और तुम्हें निकालना क्या है। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या हो गया, dx/dt पता है, dy/dt पता है, dz/dt निकालना है। तो जो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता था इस केस में, इन क्वेश्चंस में, वो क्या होता था कि अब हमें x, y और z में क्या फाइंड करना है, रिलेशन, जो कि हमें पता है x² + y² इक्वल टू कितना, z²। और अब इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, 2x dx/dt प्लस 2y dy/dt इक्वल टू कितना, 2z dz/dt। यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, dz/dt। कि बाकी सब चीजें हमें पता है। थोड़ा बताया, थोड़ा बहुत ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। अब जरा इस पे आते हैं, आ जाएगा, टेंशन मत लो। देखो नहीं भी आए तो सभी लोग रिजल्ट ही याद रखते हैं, तुम लोग भी सीधा रिजल्ट याद रख सकते हो। चलो मेरा काम है एक बार बताना, ठीक है। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट कहां होता, यू पे होता, तो इसकी इमेज मान लो कहां बनती, वी पे। इसकी इमेज लेट्स सपोज कहां बनती, वी पे। अच्छा इतना बता सकते हो, अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर को जाएगा और इसकी इमेज अगर इधर को बनी है तो इमेज किधर को जाएगी, सोचो। अगर ऑब्जेक्ट यहां है, इमेज यहां बन रहा है, तो पक्का इमेज सोचो कुछ इधर इन्वर्टेड बनेगा ना। इस इमेज की स्पीड किधर होगी, इधर को। क्या क्या तो किसी भी टाइम टी पे क्या हो रहा होगा, किसी भी टाइम टी पर सोचो ये ऑब्जेक्ट कुछ h हाइट पे पहुंच गया होगा। तो किसी भी टाइम टी पर ये ऑब्जेक्ट कुछ x डिस्टेंस ऊपर पहुंच गया होगा। याद करो, जो जो चीजें टाइम के साथ वेरी करेंगे उसको मैं एक वेरिएबल नाम दे दूं। मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट कुछ टाइम बाद ऊपर पहुंच गया होगा, लो है ना। लेट्स सपोज वो x हाइट ऊपर पहुंच गया, तो जो इमेज होगा वो कहां हो गया होगा, जो इमेज जो होगा वो कुछ यहां पर y हाइट नीचे पहुंच गया होगा, और इसकी वेलोसिटी पक्का कहां को होगी, नीचे को। मानते हो पक्का। अब क्या तुम ये सोच पा रहे हो, ये लेंथ जिस रेट से बदलेगा, ये लेंथ किस रेट से बदलेगा, ये लेंथ किस रेट से बदलेगा, v0 से ना। जो ये ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से आगे जाएगा उसी रेट से तो ये x बदलेगा। ये चीज समझ में नहीं आती बच्चों को कि dx/dt ही v0 है या v ऑब्जेक्ट है। तो फील करो, ये मान लो ऑब्जेक्ट, मान लो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। मान लो v ऑब्जेक्ट कितना है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट सोचो 1 सेंटीमीटर ऊपर पहुंचेगा, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। तो क्या x लेंथ 1 सेकेंड में 1 सेंटीमीटर का चेंज शो करेगा कि नहीं करेगा। अगर इसकी स्पीड मान लो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो सोचो एक सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर कहां जाएगा, ऊपर। तो क्या ये x 1 सेंटीमीटर का चेंज शो करेगा कि नहीं करेगा। नहीं आ रहा क्या ये। और हमसे पूछा क्या गया है, वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्या सोच पा रहे हो, वेलोसिटी ऑफ इमेज वही होगा जिस रेट से ये लेंथ बदलेगा। सोचो ये लेंथ अगर 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर का चेंज शो करता है,
ये लेंथ अगर 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर का चेंज शो करता है, इसका मतलब पक्का वेलोसिटी ऑफ इमेज 2 सेंटीमीटर पर सेकंड रही होगी। इस dy बाय dt ही क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज। और यही अपन को निकालना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज ही तो निकालनी है। तो देखो हमें dx बाय dt पता है, dy बाय dt निकालना है, तो ऑब्वियसली हमें x और y में एक रिलेशन चाहिए, और x और y में देखो तुम्हें एक रिलेशन पता है, बिल्कुल। तो जो x क्या है? ऑब्जेक्ट की हाइट, बोलो। y क्या है? इमेज की हाइट। तो x और y में रिलेशन बताओ। y अपॉन एक्स इक्वल टू कितना होता है बताओ? माइनस का v बाय यू। y इक्वल टू कितना बताओ? माइनस का v बाय यू इंटू कितना? x, है ना। डिफरेंशिएट करते इसको, बोलो। इसको डिफरेंशिएट करते कितना था? तो डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड, तो dy बाय dt इक्वल टू कितना आएगा? माइनस का v बाय यू इंटू कितना? dx बाय dt। और माइनस v बाय यू, सोचो ये क्या था? m ट्रांसवर्स, असल में मींस इमेज की जो वेलोसिटी होगी वो डायरेक्टली क्या आएगी? m ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इनटू कितना? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। डेरिवेशन ना समझ में आया हो, बस ये रिजल्ट याद रखो। अगर ऑब्जेक्ट का मूवमेंट ट्रांसवर्सल डायरेक्शन में है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे? परपेंडिकुलर, तो इमेज का भी मूवमेंट ट्रांसवर्सल डायरेक्शन में होगा। और कितने टाइम्स हो जाएगा? जो भी मैग्निफिकेशन होता है उतना टाइम्स हो जाएगा। मतलब अगर मैग्निफिकेशन ट्वाइस है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का ट्वाइस आएगी इमेज की वेलोसिटी। मैग्निफिकेशन 1/3 है तो इमेज की वेलोसिटी भी क्या आएगी? 1/3 आएगी। सिंपल सी बात है। डेरिवेशन ना समझ में आया हो तो रिजल्ट याद रख लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कभी इसका प्रूफ नहीं पूछा जाएगा। अगर ना समझ में आया हो, अगर समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। बच्चे एक बार देख लूंगा बोर्ड्स में है कि नहीं, वैसे शायद नहीं होगा। इस समय हमने कौन सी वेलोसिटी के बारे में बात करी? कौन सी बात करी? जब ऑब्जेक्ट के पास कौन सी वेलोसिटी है? ट्रांसवर्सल की लॉन्गिट्यूडनल? ट्रांसवर्सल, समझ में आ रहा है ना। लॉन्गिट्यूडनल का केस अलग होगा। कुछ भी नहीं आएगा। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो कॉन्वेक्स मिरर है, इसका फोकल लेंथ मान लो कितना होता? 20। ऑब्जेक्ट मान लो रखा है किस पे? 40 पे। शांत। ऑब्जेक्ट मान लो रखा है किस पे? 40 पे। और ये तुम्हारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। सबसे पहला काम क्या है? ये पता करना कि इमेज बनेगा कहां। इमेज बनेगा कहां? कहां बनेगा? वो कैसे निकालूं? 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, 1/40 प्लस 1/20, तो कितना आएगा? 40/3। तो 40 बाय कितना? 3, है ना। तो ऑब्जेक्ट 40 पे था, इमेज 40/3 पे, तो मैग्निफिकेशन कितना? मैग्निफिकेशन कितना? प्लस 1/3 की माइनस 1/3? प्लस 1/3 की माइनस 1/3। तो v कितना आया? प्लस 40/3। ऑब्जेक्ट कितना था? माइनस का 40। ध्यान देना मैग्निफिकेशन आया प्लस 1/3 का। प्लस 1/3 माने ऊपर को जाएगा इमेज कि नीचे को जाएगा? ऊपर को जाएगा। तो इमेज कहां बन रहा है? 40/3 पर। और
अब किधर को जाएगा, ऊपर को, और मैग्निफिकेशन कितना, 1/3 का, तो इमेज की वेलोसिटी भी 1/3 हो जाएगी। तो इसकी वेलोसिटी अगर 3 थी तो इसकी कितनी जाएगी, 1। सबसे बड़ा क्या हो सकता है, आ रहा होगा। चल आगे चले। केस 2, केस 2 लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट, बात कम करो, इस डायरेक्शन में जा रहा है कुछ v ऑब्जेक्ट की स्पीड से, तो इमेज किधर को जाएगा और कितने से जाएगा। ठीक है, वापस से लेंथ क्या होता, u। मान लेते हैं इसकी इमेज कुछ यहां बनती, मान लेते हैं इसकी इमेज कुछ यहां बनती v पे। ठीक है, तो देखें ये थोड़ा सा गंदा होगा, समझ लोगे ना। कोशिश करना, ये तो रिजल्ट है ये अपने पास। और करना, ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर से vo की स्पीड से, मान लेते हैं कुछ देर के लिए इमेज जा रहा होता कुछ इधर को v i की स्पीड से। ठीक है, तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, यहां पे u और v वेरिएबल है, u और v क्या है, वेरिएबल, क्यों वेरिएबल है, तो टाइम के साथ u बदलेगा, सोचो v भी बदलेगा, मानते हो, पक्का। तुम मुझे बस ये बताओ कि क्या तुम बता सकते हो du बाई dt क्या होगा, du बाई dt क्या होगा, u किस रेट से बदल रहा होगा, u किस रेट से बदल रहा होगा। तो बस इतना बताओ, प्लस v नॉट कि माइनस v नॉट। क्या सोचो du बाई dt, यही सोचो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। देखो अगर तुम्हें साइन कन्वेंशन के साथ लेना है, तो अगर ऑब्जेक्ट इधर को जा रहा है, u बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, अगर ऑब्जेक्ट इधर को जाएगा तो u बढ़ेगा कि कम होगा। अभी सोच लो, मान लो u -60 है, अभी मान लो u कितना है, माइनस का 60, जब इधर जाएगा तो माइनस का 40 बचेगा, तो -60 से -40 बढ़ा कि कम हुआ, बढ़ा। ये नहीं आया होगा, कोई ऑब्जेक्ट अगर यहां है, कुछ देर बाद अगर यहां है, यहां u कितना था, -60, यहां u कितना होगा, -40, तो ऑब्जेक्ट -60 से -40 चला गया, तो कोई वैल्यू -60 से -40 पहुंच गई, तो बढ़ी कि कम हुई, बढ़ गई ना। तो u का रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव होगा, रेट ऑफ चेंज u बढ़ रहा है, इसलिए रेट ऑफ चेंज कैसा, पॉजिटिव। और क्या ये फील कर पा रहे हो कि इमेज की वेलोसिटी और कुछ नहीं dv बाई dt होगा, प्लस माइनस वो बता ही देगा। तो जो ये लेंथ जिस रेट से बदलेगा, ये लेंथ जिस रेट से बदलेगा, उसी रेट से तो इमेज इधर उधर जा रहा होगा। बताओ यार, तो du बाई dt तुम्हें पता है, dv बाई dt तुम्हें निकालना है, कैसे निकालोगे, ऑब्वियसली डिफरेंशिएट करके। तो u और v में क्या हमें कोई रिलेशन पता है क्या, u और v में क्या कोई रिलेशन हमें पता है क्या, पता है ना। अब यहां से du बाई dt पता है, dv बाई dt निकालना है, डिफरेंशिएट कर दे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कितना, टाइम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कितना, टाइम। तो 1 बाई यू का डेरिवेटिव कितना आएगा, -1 बाय यू स्क्वायर इंटू डी यू बाय डी टी। 1 बाय वी का डेरिवेटिव -1 बाय वी स्क्वायर इंटू डी वी बाय डी टी। और फोकल लेंथ चूंकि चेंज नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है, तो आंसर कितना आएगा, 0 इसका। तो डी वी बाय डी टी निकालना था, तो डी वी बाय डी टी इक्वल टू कितना आया, माइनस का वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर इंटू
du बाय dt। वापस से देखो रिजल्ट बड़ा अच्छा आया। तो जो m लॉन्गिट्यूडनल इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, आया सन में क्या मींस ट्रांसवर्सल वेलोसिटी इमेज की क्या थी, m ट्रांसवर्सल इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी क्या है, सीधा m लॉन्गिट्यूडनल इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसका मैग्निफिकेशन इनटू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, सीधा इमेज की वेलोसिटी आ जाएगी। ज्यादा हो गया भले तो बोलो रे। प्रूफ वापस से ना आया हो टेंशन मत लो, रिजल्ट पे फोकस करो, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सबसे रिजल्ट याद रखना बहुत ही आसान है। इसको मैं इंक्लूड कर देता हूं। शांत, चलो ठीक है। तो वेलोसिटीज में हमने बात किया, शांत जाओ। अगर मान लो ऑब्जेक्ट के पास दो वेलोसिटी है, px और कितना py, बस तो जो इमेज होगी इसके पास भी दो वेलोसिटी होगी, बोलो। तो py इंटू कितना m ट्रांसवर्सल और px इंटू कितना m लॉन्गिट्यूडनल। ओके, ट्रांसवर्स वाली वेलोसिटी में सीधा mt का मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी में सीधा m लॉन्गिट्यूडनल का मल्टीप्लाई हो जाएगा। डायरेक्शन कॉमन सेंस है, डायरेक्शन कॉमन सेंस है ना। बट ध्यान देना ये सब केसेस तभी ट्रू हैं व्हेन वेलोसिटी ऑफ मिरर इज जीरो। अगर जीरो नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो अगर जीरो नहीं हुआ तो मिरर को रेस्ट पे ले आएंगे और फिर चीजों को सॉल्व कर लेंगे। आता ना करना, देखते हैं। ऑब्जेक्ट होता 40 पे, होता 50, स्पीड है 10, 3 डिग्री। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। नॉर्मल डायरेक्शन लेना है, ये आई कैप और ये कितना जे कैप, ठीक है ना। बताओ सबसे पहला काम, पहला काम बताओ, इमेज की पोजीशन, इमेज की पोजीशन तो 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी इक्वल टू 1 बाय एफ। 1 बाय वी इक्वल टू कितना आएगा, -1 बाय कितना 50 प्लस 1 बाय 40। दिख रहा है ये बड़ा होता है ये छोटा, तो प्लस का आएगा।
10 और 200, तो प्लस का कितना 1/200। तो प्लस का 1/200 क्या बता रहा है? इमेज राइट को बनेगा कि लेफ्ट को? राइट को। तो ऑब्जेक्ट कितने पे था? 40 पे। इमेज कहां को बना? 200 पर। और 200 किधर को? राइट को। 200 किधर को? राइट को। और सही बात है, आना भी चाहिए था। आना भी चाहिए था क्या? क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट सोचो कहां रखा है? फोकस और पोल के बीच में। देखो फोकल लेंथ कितना है? 50। तो देखो फोकस यहां के आएगा। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा है? फोकस और पोल के बीच में। याद करो कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे बनता था? इरेक्ट और मैग्नीफाइड। वही वाला केस हो गया। तो अब ऑब्जेक्ट के पास ध्यान देना दो वेलोसिटी है, 10 cos 53, 10 sin 53। ये कितना है? 8। ये कितना है? 6। आता है ना? आता है कि बताना पड़ेगा? चल, तो इमेज किधर को जाएगा? ऊपर को कि नीचे को? इमेज ऊपर को जाएगा कि नीचे को जाएगा? ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि इरेक्ट इमेज बनती है या तो ऐसे याद रखो, या तो ऐसे याद रखो कि इमेज कैसे बनती है? इरेक्ट। या वेलोसिटी ऑफ इमेज इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन विल बी इक्वल टू कितना? मैग्निफिकेशन इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन मैं साइड में निकाल लू। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कितना आएगा? -v/u। -v/u। तो माइनस ऑफ कितना? +200 अपॉन माइनस का 40। तो ध्यान देना कितने का आया? +5। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कितना? +5 का। और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन शायद समझ में आ रहा होगा, माइनस का कितना? 25। तो इस वाले में किसका मल्टीप्लाई होगा? +5 का। और इसमें मल्टीप्लाई होगा कितने का? -25 का। तो इसमें +5 का मल्टीप्लाई होगा, तो 8 में +5 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? +40। और इस डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव मान रहा हूं तो सोचो इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी? 40 इधर को। इसमें सोचो मल्टीप्लाई +5 का होना है ना, तो जो इसकी वेलोसिटी वही इसकी होगी। तो बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? और इसमें मल्टीप्लाई किसका होगा? -25 का। माइनस क्या बता रहा है? कि इसकी वेलोसिटी अगर इधर है तो इमेज की इधर होगी। 25 इंटू 6 इंटू कितना? 150। इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? 150 इधर को। फाइनली वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आया? फाइनली वेलोसिटी ऑफ इमेज अपना आ गया कितना? -150 आई कैप +40 जे कैप। नहीं आ रहा? बोले काफी। शांत। आया थोड़ा बहुत? कर देखते हैं। मान लो मिरर है, ऑब्जेक्ट है, इधर है 15 से 70 डिग्री, आ रहा है 5√2 से 45 डिग्री। फाइन वेलोसिटी ऑफ इमेज
रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज टू ग्राउंड, था ना, इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर एंड ग्राउंड का। ठीक है, मैं देना पड़ रही है पोजिशन, इसकी मान लो पोजिशन होती है किस पे, 30 पे, फोकल लेंथ तो मान लो कितना 20। क्वेश्चन आगे तो आ जाएगा। तो शुरुआत कहां से, पहले इमेज की पोजीशन तो निकाल ही लेते हैं। ऑब्जेक्ट अगर 30 पे है, फोकल लेंथ अगर कितना है 20, इमेज निकाल लें। इमेज किस पे आता, 1 बाय -30 प्लस 1 बाय v इक्वल टू 1 बाय कितना +20, 1 बाय v इक्वल टू कितना 1 बाय 20 प्लस 1 बाय 30, 50, बोलो 600, 12 आ रहा है क्या, आएगा 12, पक्का ना, ठीक है ना। तो v कितने पे आ गया 12 पे, और 12 कौन सा +12, कितना आ गया +12। तो लगे या तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन और लॉन्गिट्यूडल मैग्निफिकेशन भी निकाल लें। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन -v/u, बिना सॉल्व के बता सकते हो प्लस आएगा कि माइनस, बिना सॉल्व किए बता सकते हो प्लस आएगा कि माइनस, प्लस, क्योंकि याद करो कॉन्वेक्स मिरर में याद करो इरेक्ट इमेज बनता था और डिमिनिश बनता था। इरेक्ट इमेज मतलब क्या, मैग्निफिकेशन प्लस, क्या अगर कंफ्यूजन हो तो सीधा विद साइन कन्वेंशन यहां रख दिया करो, माइनस का v बाय कितना u, तो अपने आप तुम्हें दिख जाएगा क्या आएगा प्लस, कितना आएगा 2/5। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कितने का आया +2/5, और लॉन्गिट्यूडल मैग्निफिकेशन ये तो हमेशा माइनस ही आता है, और इसका स्क्वायर मतलब कितना 4/25। चलो हिसाब से यहां तक आ गया होगा। अब बात करते हैं वेलोसिटीज के बारे में। तो अपने जितने भी वेलोसिटी के कंसेप्ट पढ़े थे वो तब पढ़े थे जब मिरर कैसा हो, रेस्ट पे। अभी तो मिरर रेस्ट पे नहीं है। चलो तो अभी देखते हैं क्यों ना इनके कंपोनेंट्स तोड़ दे। तो इनको अगर मैं कंपोनेंट्स में ब्रेक करता तो मिरर के पास 2 वेलोसिटी है, 5 इधर और 5 इधर। ऑब्जेक्ट के पास सोचो 15 है, तो 15 का 4/5 कितना आ रहा है 12, और ये कितना आएगा 9 आ रहा है इतना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मिरर को रेस्ट पे ले आए। मिरर को रेस्ट पे लाएंगे तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी इसको देंगे कि इसकी वेलोसिटी का नेगेटिव इसको देंगे, नेगेटिव इसको दोगे ना। तो अगर मान लो मैं मिरर को रेस्ट पे ले आया, अगर मैं इसको ले आया रेस्ट पे, बताओ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी कितनी होगी, इधर कितनी होगी, इधर कितनी होगी, इधर कितनी होगी, हाथ की 17, इधर कितनी होगी 4। अब बहुत तो कोई सी में दिक्कत, पक्का गया। इसको रेस्ट करोगे तो इसको मान लो ऐसा लगेगा कि 17 से इधर आ रहा है ना, और इसको रेस्ट करोगे तो ये 5 से ऊपर जा रहा था, ये 9 से ऊपर जा रहा था, तो इसको जब रोकोगे तो इसको लगेगा ये 4 से ऊपर जा रहा है। क्या तो सोच लो, या इसकी वेलोसिटी इसका नेगेटिव इसको दे दो, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कितना मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना था 12 i कैप प्लस 9 j कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना था माइनस का 5 i कैप प्लस 5 j कैप। यहां से तुम्हें दिख जाएगा कितना आएगा 17 i कैप प्लस 4 j कैप। यह आएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अगर तुम डायरेक्टली नहीं सोच पा रहे हो तो
जैसे हम बोलेंगे कि भाई सीधा सोचने की कोशिश करो, इसको अगर रोकोगे तो ये और जल्दी जल्दी आते हुए दिखेगा, या इसकी वेलोसिटी का नेगेटिव 5 इधर होता और 5 इसको देते तो 17 बनता, इसकी वेलोसिटी का नेगेटिव 5 इधर होता, ये इसको देते तो घटता। वेलोसिटी का उल्टा करके इसमें ऐड कर दो, वेलोसिटी का उल्टा करके इसमें ऐड कर दो। अब ये क्वेश्चन हो गया जिसमें मिरर किस में आ गया, रेस्ट पे। अब क्वेश्चन आसान है। तो अब ऑब्जेक्ट किस पे रखा था अपना, 30 पे। ऑब्जेक्ट रखा था अपना 30 पे। इमेज कहां बन रहा था अपना, इमेज बन रहा था किस पे, 12 पे, और 12 पे किधर को, राइट को। तो अब इसकी ट्रांसवर्सल वेलोसिटी, ट्रांसवर्सल वेलोसिटी तो मैग्निफिकेशन कितने का था, +2/5 का, +2/5। तो ट्रांसवर्सल वेलोसिटी 4 है, तो यहां कितना आएगा, 4 का 2/5, 4 का 2/5 तो कितना, 8/5। और प्लस का है तो ये भी ऊपर, तो ये भी ऊपर। ये वेलोसिटी 17, इसमें मल्टीप्लाई किसका होगा, लॉन्गिट्यूडनल का, 4/25 का। 17 इंटू 4/25, 68 बाय कितना, 25। और नेगेटिव है, ये इस साइड को है तो ये इस साइड को होगा, तो 68/25। तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की मिरर। ये जो वेलोसिटी है इमेज की, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है कि मिरर के रिस्पेक्ट में है, मिरर के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि हम मिरर को स्टॉप करके रखे ना। तो जब मिरर को स्टॉप करके रखे हैं, मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू कितना, मिरर, कितना आया, माइनस का 68 बाय कितना, 25 आई कैप, प्लस 8/5 जे कैप। चला, ये विद रिस्पेक्ट टू मिरर आया। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करने के लिए क्या करूंगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, सिंपल सी बात है। देखो मेरी बात सुनो, दो चीजें ध्यान देना अच्छे से, इसको एक बार फील कर लो, ये बहुत बार आएगा। ये 2 से जा रहा है, ये 3 से जा रहा है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चल रहा है, ये 2 से जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये 3 से जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जा रहा है। अब इसको मैंने स्टॉप किया तो इसको क्या लगेगा, ये 3 से जाता है, ये 2 से, जब इसको स्टॉप करोगे तो इसको क्या लगेगा, ये रुका हुआ है तो ये 1 से जा रहा है, जा रहा है। तो इसकी इमेज, इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस कितनी है, 1 है। बट अगर हमें इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, तो सोचो ये इसके चलने के बावजूद 1 से जा रहा था, तो ये जब मूव कर रहा था, इसको स्टॉप किया तो ये किससे जा रहा है, 1 से। बट इसकी जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी, उसमें इसकी वेलोसिटी ऐड करोगे कि घटाओगे, एक्चुअल वेलोसिटी तो 3 थी ना, तो 1 में सोचो 2 जो इसकी वेलोसिटी थी वो ऐड करनी पड़ेगी ना, नहीं आया। सिंपल सी बात है, जब तुमने मिरर को स्टॉप कर दिया, उसके बावजूद सोचो ये 2 से जा रहा है, और मिरर सोचो खुद 5 से जा रहा था, तो स्टॉप करने के बावजूद ये दूर जा रहा है, इस एक्चुअल वेलोसिटी तो सोचो इसके साथ रही होगी। प्लस आएगा, प्लस आएगा, तो फाइनली क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कितना आएगा, माइनस का 68/25 प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना था, माइनस का 5 आई कैप, प्लस जे डायरेक्शन में 8/5 जे कैप, 8/5 जे कैप, प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना था, 5 जे कैप। दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसे सोच लो, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको इधर लाओ, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या देगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो आता है तुम लोग करना, पक्का आता है ना ये, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आरएसएन में या अगर उल्टा पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
इन दो को आराम से बैठ के फील करो, एक कर लो, दूसरा ऑटोमेटिकली सोच सकते हो इसको इधर भेज के। यहाँ ठीक है, मैं जनरली ऐसे करता हूं कि अगर कभी किसी के रिस्पेक्ट में चाहिए, इसको रोको, इसकी उल्टी वेलोसिटी इसको दे दो, तो वो इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में आती है। बट अगर हमें इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में पता है और इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो इसको रोकने के बावजूद भी सोचो ये 12 से जा रहा है, तो इसमें इसकी वेलोसिटी और ऐड होगी। मैं ऐसे याद रखता हूं, मिरर की स्पीड 3 है, इसकी स्पीड 4 है, इसको रोकेंगे तो 1 से जा रहा है, बट इसकी एक्चुअल ग्राउंड की स्पीड में कितनी थी? 4, तो इसकी स्पीड ऐड करेंगे घटाए, ऐड करो, याद रहता है। सिंपल से एग्जांपल दिमाग में रखा करो, सोच लिया करो प्लस आएगा कि माइनस आएगा। नहीं तो रट लो। कितना आप रहे हो? हाँ छाप लो छाप लो, सेट का मिटा दिया मैंने, चलेगा ना? आगे कुछ तो बोलो रे, आए थोड़ा बहुत तो कर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखना। पर सेकेंड, 30 सेंटीमीटर। हेलो तो 10, हेलो था 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट है। अन्य से मैंने क्या किया, एक मिरर है, कॉनकेव मिरर, इसको हमने बीच में से तोड़ा और अलग अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, ठीक है ना? कुछ ऐसा टूट चुका होगा, शांत। ऑब्जेक्ट मैंने यहां प्लेस किया है दोनों के सेंटर लाइन के बीच में, मान लो पहला क्वेश्चन है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ इमेजेस, डिस्टेंस बिटवीन बोथ इमेजेस। वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू कितना, m2। ये मान लेते हैं m1 होता, ये मान लेते हैं m2 होता।
पहले तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि मिरर को तोड़ने से फर्क क्या पड़ेगा। इसको क्या ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो 2 सेंटीमीटर से इधर जा रहा है। एरो नहीं दिख रहा कितना बड़ा, तो देख ले पहले तो शांत, पहले तो ये कंसेप्ट समझने की कोशिश करो कि अगर हम मिरर को तोड़ते हैं तो होता क्या। सिंपल एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान दो इधर। ये मान लो ऑब्जेक्ट है, ये मान लो प्लेन मिरर है, ये मान लो प्लेन मिरर है। इधर गौर करो, इसकी इमेज कहां बनेगी, इधर को। मानते हो, मानते नहीं मानते। अगर मैं इतना पार्ट मिरर का हटा दूं तो इमेज कहां बनेगी, बनेगी। अगर मैं इतना पार्ट मिरर का हटा दूं तो भी कहां बनेगा। अगर मैं इतना पार्ट मिरर का छोड़ दूं और इतना पार्ट और ले आऊं, तो एक मिरर उसी लाइन के अलॉन्ग एक पार्ट मिरर का यहां छोड़ा, एक पार्ट मिरर का यहां छोड़ा, बीच का गायब कर दिया, तो इमेज कहां बनेगी, वो भी तो वहीं बनेगी। हिलाता नहीं आता। अब आते हैं कॉनकेव मिरर पे। मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, तो इस स्फीयर का पार्ट है, ऑब्वियसली ये इसका सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट का रखा है यहां पर और ऑब्जेक्ट का रखा है यहां पर, ठीक है ना। लेट्स सपोज कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि फोकस और इसके बीच में रखा हुआ है, इसकी इमेज कहां बनेगी, फोकस और पोल के बीच में, तो इसकी इमेज कहां बनेगी, यहां। मानते हो, है ना। इधर क्यों बन रही होगी, क्योंकि यहां से कुछ रेज डाइवर्ज होते हुए जाएंगी और ये उनको कन्वर्ज नहीं कर पाएगा, ये उनको कन्वर्ज नहीं कर पाएगा, तो कुछ इमेज इधर को बन रही होगी ना, इधर हो रहा होगा, हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा। तो अगर सोचो मैं बीच का पार्ट उड़ा दूं तो क्या इमेज की लोकेशन चेंज होगी कि नहीं होगी, क्या इमेज की लोकेशन चेंज होगी कि नहीं होगी। कि अभी भी सोचो इससे जो रेज जाएंगी वो इससे तो टकराएंगी और इधर जाएंगी, बोलो इससे जो रेज होंगे उधर टकराएंगी, इधर जाएंगी और इनको एक्सटेंड करेंगे, वहीं तो इमेज आएगी। क्या बीच का कुछ पार्ट गायब करने से तो जो इमेज की पोजीशन पर, क्या इमेज की पोजीशन पर कोई फर्क पड़ा, क्या नहीं पड़ा। तो इवन सोचो अगर मैं सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा छोड़ दूं, सिर्फ अगर मैं एक छोटा सा हिस्सा छोड़ दूं मिरर का और बाकी सब मिटा दूं, तो भी सोचो इमेज की लोकेशन वही बनेगी, बशर्ते ये इसी स्फीयर का पार्ट हो। बोलो नहीं आया क्या, नहीं आया क्या, बताया। मीन्स सोचो अगर मैं, जैसे यहां भी सोचो वही था कि अगर अपन ने पूरा प्लेन मिरर लिया तो भी इमेज ही बना, और अगर इतना सा पार्ट अगर प्लेन मिरर का छोड़ोगे तो भी तो इमेज ही बनेगी। इमेज के लोकेशन पे थोड़ी फर्क पड़ रहा है, क्योंकि अगर एक भी रे अगर ऐसे जाके यहां से चली गई तो सोचो वो तो यही देगा। अगर अपन को एक भी रे मिल गया जो इमेज से बन रहा है तो ऑब्वियसली इमेज वही बन रही होगी। फर्क ध्यान देना कहां पड़ेगा, कुछ तो फर्क पड़ना चाहिए भाई, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है थोड़ी होता है। फर्क गौर करना क्या पड़ेगा, ध्यान दो इधर अच्छे से।
अगर मान लो ये मिरर है, मान लो ये मिरर है, ठीक है शांत, ये ऑब्जेक्ट है, और मान लो इससे इमेज कुछ यहां बन रही थी, इससे इमेज कुछ यहां बन रही थी, तो हो क्या रहा होगा, यहां से रेस जा रही होंगी और यहां टकरा रही होंगी। लो यहां से अगर तुम रेस भेजोगे तो रिफ्लेक्ट होके यहीं तो आ रही है, और क्या ये सिर्फ इसी पॉइंट से होगा क्या, तो जो ये हर पॉइंट से हो रहा होगा, यहां से भी हो रहा होगा, यहां से भी हो रहा होगा, सोचो इवन यहां से भी हो रहा होगा। बारे में क्या कह रहा हूं, तो जो कहीं भी तुम अगर रेस भेजोगे तो अल्टीमेटली जाके मीट तो यही कर रही है। तो अगर तुमने अगर ये वाला पार्ट मिरर का गायब कर दिया, तो जो नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज यहां पहुंच रही थी वो कम हो गई। तो ध्यान देना उससे इमेज की इंटेंसिटी या शार्पनेस कम हो जाएगी, शार्पनेस कम हो जाएगी। इसको ऐसे फील कर सकते हो, शांत, मान लो एक रूम है, इसमें बहुत सारी ट्यूबलाइट लगी है, बहुत सारी, और यहां पर एक गमला रखा हुआ है। तो सोचो ये गमला तुम्हें बहुत अच्छा दिख रहा होगा, बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा होगा, भयंकर शार्पनेस दिख रहा होगा, और वहीं सोचो अगर मैं इन सब की जगह पर एक छोटा सा रेड बल्ब लगा दूं, रेड बल्ब पता है, हाँ 0 वाट का, हाँ, तो क्या इस पौधे की इमेज बदल जाएगी क्या, पौधा अभी भी दिखेगा तो वही, बस सोचो अब उतना अच्छा नहीं दिखेगा, उतना ब्राइट या उतना शार्प नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि पहले सोचो इसमें से बहुत सारी लाइट रेज आके इस पे टकरा के हम तक पहुंच रही थी, तो जो नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज हम तक पहुंच रही थी वो बहुत ज्यादा थी, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो हमारी आंखें कलेक्ट करी थी वो काफी ज्यादा थी। अब सोचो एक छोटा सा बल्ब है, तो इससे गुनी चुनी लाइटें हम तक पहुंचेंगी, जो इंटेंसिटी ऑफ रेज है वो काफी कम पहुंची हमारी आंखों तक, तो ऑब्जेक्ट की इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो इतना शार्प हमें महसूस नहीं होगा, आ रहा है। तो नंबर ऑफ रेज कलेक्टेड एट दिस पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कम हो जाएगा। इस वजह से अगर हमने मिरर काट दिया तो रहा है, लेकिन लोकेशन अभी भी वही रहेगी। पढ़ाया अब यहां ध्यान देना, थोड़ा सा अलग केस है, क्या है? ये डिस्कशन में आया, क्या हुआ, क्या हुआ? क्या कोई, चलो गौर करना, यहां अब क्या होगा, चांद, ये फील करो, बस थोड़ा देखना, अच्छा पार्ट है इसमें, इसमें ये वाला जो मिरर है ऊपर वाला, इस वाले पे गौर करो, अगर ये कंप्लीट मिरर होता तो कुछ ऐसा होता, बट हमने क्या किया, इसको बीच में से यहां हटा दिया, हटा दिया। तो क्या सोच पा रहे हो कि इस मिरर का जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो तो ये लाइन है, पा रहे हो, और ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो सोचो यहां से 10 सेंटीमीटर नीचे रखा हुआ है, ये फील कर। तो इस मिरर के लिए ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, तो ना इस मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस, गौर करना ये नहीं है, अब इस मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस तो ये है ना, ये ऑब्जेक्ट इसके लिए एक्सटेंडेड की तरह बिहेव करेगा, करेगा, और ये कितने पे था, ऑब्जेक्ट नहीं दिया क्या मैंने, 40 मान लो, ये 40 से 30 से तो 120 आएगा, और 120 किधर को, पीछे को,
क्या सोच पा रहे हो, इमेज की लोकेशन कहां बनेगी? 120 कितना था? 40, ये कितना बनेगा? 120। फोकस और पूल के, फोकस और कर्वेचर के बीच में है ना, इमेज यहां बनेगा ना। और ये कितना था? 10 सेंटीमीटर। ये कितना था? 10 सेंटीमीटर। तो 40 इमेज किस पे? 120 पे, तो 3 गुना मैग्निफिकेशन। तो अगर ये 10 होगा तो वो कितने पे होगा? ये अगर 10 है, मैग्निफिकेशन 3 का है, तो कितना होगा? 30 पे होगा ना। और 30 कहां से? प्रिंसिपल एक्सिस से। तो प्रिंसिपल एक्सिस से 30 ऊपर। पूछ लो आराम से। ये 40 था और इमेज की लोकेशन तुम्हारी कितनी आ गई? 120 आ गई। पिछला, इसलिए मैंने पहले पार्ट में लिखा था डिस्टेंस बिटवीन बोथ इमेजेस। हमारा बोथ इमेजेस कौन सी होंगी? कौन सी होंगी? तो जो इस वाले मिरर के लिए जो इमेज होगी वो अलग होगी, आ रहा है। और इसके नीचे जो मिरर होता, इसके नीचे जो मिरर होता, तो जो इसके लिए जो प्रिंसिपल एक्सिस होता, इसके लिए जो प्रिंसिपल एक्सिस होता वो अलग होता। तो इस मिरर के लिए ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो इस वाले मिरर के लिए ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ना, और इसके लिए भी सेम वी आएगा। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो सोचो 10 ऊपर है ऑब्जेक्ट, तो इमेज 30 नीचे बनेगा। और उल्टी साइड 10 इधर है, तो इसका इमेज का बनेगा 30 नीचे को। नहीं आया ना। तो डिस्टेंसेस बिटवीन द इमेजेस कितना है? 30, 30 60 और 20 80। लग नहीं रहा कुछ भी आ रहा है। सी, ध्यान देना वो केस और ये केस अलग है। क्यों अलग है? इसमें ध्यान देना, जब हमने मिरर को तोड़ा तो हमने इनकी पोजीशन नहीं चेंज की थी। बट यहां मैं क्या कर रहा हूं, मिरर को यहां से ब्रेक कर रहा हूं और इसको शिफ्ट भी कर दे रहा हूं। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? शिफ्ट भी तो कर दे रहे हैं। तो इस वजह से ध्यान देना इनकी प्रिंसिपल एक्सिस बदल जा रही है। मैंने क्या कहा? अगर मैंने क्वेश्चन ये दिया होता कि एक मिरर ऐसा है, मिरर ऐसा है, इसको मैंने यहां से ब्रेक कर दिया, अब बताओ इमेज की लोकेशन क्या आएगी? तो इमेज की लोकेशन ध्यान देना वही आती जो पूरे मिरर पे आती। पर यहां मैंने क्या किया? तोड़ा तो सही, उसको शिफ्ट भी कर दिया, प्रिंसिपल एक्सिस ही बदल दिया ना। सेकेंड पार्ट कैसे होता हूं? वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ मिरर M1 विद रिस्पेक्ट टू मिरर M2। तो पहले सोचो, अगर ये 2 से इधर जा रहा है, ये अगर 2 से नीचे को जा रहा है, और करना चाहिए, तो ऊपर वाले मिरर के रिस्पेक्ट में इमेज किधर को जाएगी? ये अगर 2 नीचे को जा रहा है तो ये वाली इमेज किधर को जाएगी? ऊपर को कि नीचे को? ये अगर नीचे जाएगा तो सिर्फ ऊपर जाएगा ना। एम ट्रांसवर्सल, एम ट्रांसवर्सल कितना है? -3। एम ट्रांसवर्सल माइनस का 3 है, माइनस का 3 इंटू माइनस का 2 प्लस का 6, माइनस का 3 इंटू माइनस का 2 मतलब प्लस का 6, और प्लस का मतलब कैसा? ऊपर। बिल्कुल भी नहीं आ रहा क्या? और ये सोचो, अगर 2 इधर को आ रहा है इसके हिसाब से, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आ रहा है, तो इमेज किधर को जाएगी? ऊपर को कि नीचे को? इमेज ऊपर को जाएगी कि नीचे को जाएगी? बस ये बात है, ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पास आ रहा है, ये भी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पास ही जाएगा। क्या? -v/u। सोचो, -v/u, तो मैग्नीट्यूड कितना? -3 का। और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में अगर नेगेटिव ले रहा हूं तो कितना? -2। तो इसकी इमेज भी क्या आएगी? +6। तो इसका आंसर बताओ। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर M1, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मिरर M2, तो उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इसकी वेलोसिटी कितना? वेलोसिटी सेम आ गई ना। अब कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा ना।
कभी भी अगर मिरर ब्रेक करके शिफ्ट कर दिया जाए तो नया प्रिंसिपल एक्सिस ढूंढो, उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट बनाओ और इमेज फाइंड करो। तो 4 सीट चाहिए, चाहिए जमीन चाहिए, शांत, कंसेप्ट आया नहीं आया? चलो, शांत, आगे, ठीक है। तो अपने मैग्निफिकेशन भी सीख लिया, वेलोसिटी भी सीख लिया, ये भी देख लिया। मिरर अगर तोड़ोगे प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ, उसके हिसाब से सेम लॉजिक अप्लाई कर दो। आगे चले। पेपर कैंसर, अच्छा क्वेश्चन है, अभी तो टाइम है। चलो 12:30 टाइम है, चलो आगे चलें। बस आराम से आगे लिखना, डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला। बस शांत, देखना डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला इज बेसिकली 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। ये अपन को डिराइव करना है, ठीक है ना। और करना, ये ध्यान देना बोर्ड्स में आता है। चलो, ये मान लो ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। ये मान लो f होता, क्या होता 2f। इमेज मान लो कुछ यहां बनता आई पे, यहां से रेस जाएंगी ऑब्जेक्ट से टकरा के, कहां पे टकराएंगी आई पे, ध्यान देना अच्छे से। चलो, तो यहां पर हम लोग एक चीज कंफर्म कर सकते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पक्का फॉलो होगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे नापा जाता है? नॉर्मल से। तो इंसिडेंट रे यहां पे कौन सा है? ये। रिफ्लेक्टेड रे ये है। नॉर्मल कैसे बनाऊं? नॉर्मल कैसे बनाऊं? इस पॉइंट पे नॉर्मल, और ये जो स्पीयर का पार्ट है, किसका पार्ट है? स्पीयर का। और स्पीयर का नॉर्मल कुछ अच्छा होता है क्या? कहां से पास करेगा? स्पीयर के सेंटर से। पिछला इसका नॉर्मल कहां से पास करेगा? स्पीयर के सेंटर से। और सेंटर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। पिलुआ यही तो नॉर्मल होगा, स्पीयर के सेंटर से पास करेगा, ये पता है ना। सर्कल का कोई भी नॉर्मल अगर तुम ड्रॉ करते हो तो कहां से पास करता है? सर्कल के सेंटर से। तो क्या मैं कह सकता हूं ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, मानते हो? चलो और करना, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, ये एंगल गामा, कह सकता हूं। मैंने इनको वेरिएबल्स नाम दिए अल्फा, बीटा और गामा।
ये हाइट में h मान लू, हाइट में कितना मान रहा हूं, h। ठीक है, अब इसमें गौर करना, एक हम लोग को assumption मानना पड़ता है, और assumption क्या है, गौर करना, that h is very much smaller than focal length। ये जो h है वो काफी छोटा है एज कंपेयर टू फोकल लेंथ। ध्यान है, इसमें तो नहीं समझ में आ रहा, इसमें नहीं समझ में आ रहा क्योंकि ये कंपेरेबल से लग रहा है ना। बट अगर मैं इसकी एक रियल फोटो बनाऊं, ना दिख जाएगा क्या कह रहा हूं। तो अगर सोचो मैं स्पीयर का रेडियस काफी बढ़ा लूं, अगर मैं स्पीयर का रेडियस काफी बढ़ा लूं, और अगर मैं मिरर इतना सा लूं, बस ये तो कॉनकेव मिरर ही होगा, हल्का सा कवर्ड है बस, मानते हो। तो अब अगर सोचो ऑब्जेक्ट में यहां रखूंगा, तो फील करो ये ऑब्जेक्ट इधर गया, इसकी इमेज कुछ यहां बनेगी, इसका फोकल लेंथ कुछ यहां होगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का सेंटर में मान लेता हूं यहां होता, सर्कल का सेंटर कुछ यहां होता है ना। तो जरा सोचो इस केस में ये जो h बनता, तो जो नियरली पोल पे गिरता, मींस मैं ये कह रहा हूं अगर तुमने ये किया तो ये जो आएगा n और p, तो इससे ये इंप्लाई हो जाएगा दैट np इज नियरली इक्वल टू 0। इसको फील करने की कोशिश, अगर तुमने मिरर बहुत ही छोटा लिया, या सोचो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो हाइट, ये जो हाइट है तुम अगर काफी छोटे ले रहे हो फोकल लेंथ से, तो सोचो ये जो h तुम गिराते तो यहां n आता और यहां p होता, और ये जो डिस्टेंस है वो सोचो काफी छोटा होगा। सोचो अगर हमने एक assumption माना, कौन सा, ये वाला, तो सब हम लोग ये इंप्लाई कर सकते हैं। इवन सोचो ये जो मैं बना रहा हूं थीटा, अल्फा और बीटा और गामा, सोचो ये इधर बनता, सर थीटा ये बनता, दूसरा थीटा ये बनता, एक अल्फा ये बनता, एक बीटा ये बनता, एक गामा ये बनता। तो क्या सोच पा रहे हो कि थीटा, अल्फा, बीटा, गामा ऑल आर वेरी स्मॉल, लो सबके सब बहुत छोटे हैं कि नहीं है। और याद करो जब थीटा बहुत स्मॉल होता है या अल्फा बहुत स्मॉल होता है, तो क्या मैं tan अल्फा को अल्फा ले सकता हूं, तो इससे बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए। अब गौर करना, अब क्या सोच पा रहे हो, अल्फा प्लस थीटा ही बीटा होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता, बीटा होता, और बीटा प्लस थीटा ही गामा होता। वापस से सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, बीटा प्लस थीटा ही तो गामा होता। थीटा एलिमिनेट मार दूं, घटा दें, तो घटाते तो कितना आता, अल्फा माइनस का बीटा इक्वल टू कितना, बीटा माइनस का गामा, देयरफॉर अल्फा प्लस गामा इक्वल टू कितना, 2 बीटा। अल्फा प्लस गामा इक्वल टू कितना, 2 बीटा। और चूंकि अल्फा गामा बीटा बहुत छोटे हैं, चूंकि अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे हैं, तो क्या मैं अल्फा को tan अल्फा लिख सकता हूं क्या, चूंकि अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे हैं, तो क्या मैं इसको tan अल्फा लिख सकता हूं क्या, तो बोलो रे, tan 2 बीटा लिखो या लिखो, बात बराबर है। और tan अल्फा कुछ अच्छा होगा, tan अल्फा क्या होगा, h बाय ये लेंथ, और चूंकि ये चीज काफी क्लोज टू 0 है, तो ON को मैं OP लिख सकता हूं। तो कायदे से tan अल्फा आना कितना चाहिए था,
H अपॉन ON, बट चूंकि NP काफी छोटा है तो इसको मैं H अपॉन OP लिख सकता हूं। सोच लो, tan अल्फा में ON यूज होना चाहिए था ना, बट चूंकि NP काफी छोटा है तो उसको मैं OP लिख दूं, बात बराबर है। सेम इसके साथ tan गामा, tan गामा कितना होता है H अपॉन कितना IP, H अपॉन कायदे से आना कितना चाहिए था IN, लेकिन इसको मैं H अपॉन IP लिख सकता हूं। 2 tan बीटा, tan बीटा, बीटा कितना आएगा H अपॉन कितना, ठीक है ना, C 2 अपॉन कितना CN, सेंटर कर्वेचर है, तो इसको मैं 2 टाइम्स ऑफ H अपॉन CP लिख दूं, H कैंसिल, ये कितना बन गया 1 अपॉन कितना OP प्लस 1 अपॉन कितना IP इक्वल टू कितना 1 अपॉन कितना CP, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से Q 2 तो यही है ना, ये कितना आएगा V और 2 बाय CP, और CP कितना आएगा ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, therefore 1 by U प्लस 1 by V इक्वल टू कितना 1 by F। तो समझ में ये फॉर्मूला कब हम लगा पाते हैं, ये फॉर्मूला कब लगता है, जब समझना ये जो H है वो काफी छोटा है, और दिस इज बेसिकली कॉल्ड अपर्चर, दिस इज बेसिकली कॉल्ड अपर्चर। व्हेन अपर्चर इज वेरी मच स्मॉलर देन फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ स्फीयर। ये सारे फॉर्मूलेस तभी वैलिड होते हैं जब अपर्चर काफी छोटा होता है रेडियस से। मींस लैब में भी सोचो, जो तुम लोग मिरर्स वगैरह कभी अगर यूज किया हो जिंदगी में, तो सोचो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं ना, और सोचो जो अपन ऑब्जेक्ट वगैरह प्लेस करते हैं वो काफी दूर करते हैं। तुमने लैब में देखे होंगे सिस्टम वगैरह, तो यहाँ याद करो मिरर वगैरह लगाते थे, यहाँ ऑब्जेक्ट रखते थे, याद करो, तो सोचो ये काफी छोटे छोटे लेंथ बनते हैं। और इन टाइप की रेस को धंधना, इन टाइप के सिस्टम को, इस सिस्टम को शांत, इस सिस्टम ऑफ रेस को, बात कम करो यार, हम लोग नाम देते हैं पैरेक्सियल रेस। इस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या नाम देते हैं, पैरेक्सियल रेस। मींस जहां पे जो रेज हैं वो काफी क्लोज हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, रेज आर वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। मींस ये जो हम कहते हैं ना कि भाई रेज पैरेलल आई तो भाई फोकस पे जाके टकरा गई, तभी ट्रू है जब रेज तुम्हारी कैसी हो, पैरेक्सियल हो। सोचो ये तो हम तभी कह पा रहे हैं ना जब 1 by u प्लस 1 by v इक्वल टू 1 by f वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, और ये फॉर्मूला वैलिड कब है, जब रेज कैसी होती है, पैरेक्सियल होती है। तो कभी भी अगर तुम्हें लिखा दिख जाए कि ऑब्जेक्ट काफी ऊपर है, ऑब्जेक्ट की हाइट काफी ज्यादा है, तो वहां पर से ना ये चीजें काम नहीं करेंगी। क्वेश्चन उठता है कि अगर ऊपर होंगी तो करेंगे क्या, वो भी देखते हैं, देता है छाप लो पहले। यहां पर ये सब चीजें प्रूव करने के लिए हमने एक सिंपल सा क्या अजम्पशन माना, ये जो h है वो काफी छोटा है, या ये मान लो कि थीटा जो है वो काफी छोटा है, कुछ भी मान सकते हो, या तो ये मान लो कि थीटा काफी छोटा है, ये h काफी छोटा है, ये काफी छोटा, तो ये सब काफी छोटे हो गए, तो सीधा हम लोग इसको tan अल्फा, tan गामा और tan बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और इससे ये भी समझ में आ गया कि ये जो बचा हुआ लेंथ है ये भी काफी छोटा होगा, तो इसको हम लोग सीधा नेगलेक्ट मार सकते हैं। तभी मार पाएंगे जब ये लेंथ काफी छोटा हो।
तो ऑब्वियसली अगर तुम मिरर तुम इतना सा अगर यूज करोगे, अगर तुम मिरर इतना से यूज करोगे तो इसमें सोचो यहां से रेज जा ही नहीं पाएंगी, तो मजबूरन हमें रेज ऐसी भेजनी पड़ेंगी, और ऑब्वियसली फिर ये जो थीटा होगा वो काफी छोटा ही होगा। मींस ये सारे फॉर्मूले उसमें फिर वैलिड होंगे। मींस अगर तुम बड़ा कॉनकेव मिरर ले लो तो हो सकता है कि रेज अगर पैरेलल आए तो हो सकता है फोकस पे टकरा ही ना, कहीं और ही टकरा जाए, भी देखेंगे इसको। नहीं आ रहा क्या? क्या तो हो रहा है क्या? ऐसे ले लो। पढ़ा दो क्या? इसको हटा दो ना। शांत। पेपर वन पे आ जाओ। कहां से था? 51? 51 का? 51 का दिल्ली, 52 का दिल्ली, 53 का बॉम्बे, चेन्नई, आगरा, आगरा, किशन का बॉम्बे, दिल्ली, दिल्ली, आगरा। आ रहा है ना? 61 का अभी लिख लो आंसर। बॉम्बे, चेन्नई, बॉम्बे, आगरा, दिल्ली। जिसका चेन्नई, आगरा, बॉम्बे, आगरा, आगरा। 108, 8, 1, 2, 5। हुआ? अभी तो 25 क्वेश्चन है यार। अरे एप्टीट्यूड कमी आया था। अगला देखें एडवांस का। पेपर टू, पेपर टू का एडवांस वाले का देखना। 87 से है ना? 87 का दिल्ली, चेन्नई, बॉम्बे, चेन्नई। 40 का, 41 का ए बी, क्यों कर रहे हो भाई? 42 का सी डी, 43 का ए डी, 44 का, ठीक है ना, बी सी, 45 का ए बी, 46 का ए बी सी, 47 का आगरा, 48 का चेन्नई, 49 से 1, 2, 2, 1, 12, 2। नंबर लिखने पड़ेंगे यार। कैसे लग रहा है, नंबर आ रहे नहीं आ रहे? हाँ, तो पेपर तो ऐसे ही आते हैं, डिट्टो ऐसे ही आते हैं। मैथ्स का तो ऐसे ही आता है।
ठीक है, वो देना डीसीटी, टॉप टेस्ट की डीसीटी। डीसीटी 2 तक हो गया था पूरा, डिस्कस हुआ था क्या? डीसीटी 2 डिस्कस हो गया था क्या? यस, डीसीटी 2 क्या था? कह रहा तो हो गया होगा यार। चलो, तो कर पाओगे 3 और 4? हाँ, 3 कर लो। आपका क्या टेस्ट है? 3 पूरा कर लो, 4th कर लो, 15 तक कर लो, 4th 15 तक कर लो। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे सारे, एक एक लाइन वाले। क्या कहते हो, कर लोगे? हाँ, तो आज तो पूरा दिन है। हाँ, तो सुबह लेट उठे हो, देर तक जागोगे? नहीं, कल भी लेट सोए थे क्या? हाँ। 2 मिनट वाले कर लोगे ना? ऐसे वाले कर लेते हो ना? ऐसे वाले कर पाते नहीं कर पाते? कर लेते हो ना, एक एक करे करना होता है। चलो, डीसीटी 3 पूरी कर लो, और 4 में जितने हो जाए उतने कर लेना, जितने हो जाए उतने ट्राई कर लेना। क्या अगले टेस्ट में 11th का टॉपिक पीएनसी करते हैं? चलो, इस बार मैं सोच रहा हूं मैं रिवाइज करा दूंगा एक बार, है ना? एक दिन निकाल के मैं रिवाइज करवा दूंगा, है ना? पीएनसी ठीक है, चलोगे ना? डीसी 3 पूरी, डीसी 4 में जितने हो जाए, 5 10 15 जितने हो जाए। ठीक है, चलो।